अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में। ये केमिकल काइनेटिक्स की 5वीं वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। और अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेट लॉ के बारे में। ठीक है, तो रेट लॉ बेसिकली जो है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। मतलब कहने का ये है कि जो भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन जब डिपेंड करे किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करे, तो वहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किससे कैलकुलेट करते हैं, रेट लॉ से कैलकुलेट करते हैं। रेट लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे कि इट इज़ अ एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, it express the rate of reaction in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power, ठीक है, which may or may not be stoichiometric coefficient, ठीक है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पर डिपेंड, किसके टर्म्स में होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म में। यानी कि हमको प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, हम रिएक्टेंट से ही बता सकते हैं कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा या कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। ठीक है, अब विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी द कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि हम जो नंबर ऑफ़ मोल्स इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उन्हीं नंबर ऑफ़ मोल्स पर भी डिपेंड करे। ये जो चीज़ होती है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, फॉर अ जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जो कि एज एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ये है, ठीक है, इससे हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रहा है। ठीक, तो अब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, 1867 में 2 साइंटिस्ट थे, आप पढ़ जानते होंगे, गुल्डबर्ग और वाग ने दिया था। ठीक, गुल्डबर्ग एंड वाग ने इस लॉ को दिया था। एडिशनल डेटा ये, तो इससे क्या होता है, जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो किसके बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है के कांस्टेंट, जहाँ पर ए की पावर ए हो और बी की पावर बी हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नोटिस किया गया है कि कभी कभी जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इन पावर्स, यानी ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि कोई और टर्म्स वहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल लीजिए या सिर्फ रेट बोल लीजिए, हो जाता है के ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है ना, अल्फ़ा एंड बीटा आर concentration terms with respect to A and B, ठीक है, A और B के हिसाब से ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमको लगता है कि जैसे सपोज़ करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कोई X है जिसमें 2 मोल लिया गया है और Y है जिसको 3 मोल लिया गया और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रेट कैलकुलेट किया गया, तो अकॉर्डिंग टू इसके मास एक्शन के हिसाब से देखा जाए, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे पास जो रेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, के एक्स की पावर 2 और y की पावर 3। मगर जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है,
तो हमको रेट क्या मिला, हमको मिला के x की पावर 1 और y की पावर 2। एक्सपेरिमेंट से हमको ये मिला, ठीक। तो ये वैल्यू जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ टैली नहीं करती, इसलिए कहा जाता है कि रेट लॉ को हमेशा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के थ्रू नोटिस किया जाए। इसी वजह से ए और बी ना लिख के, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना लिख के, बल्कि हम अल्फ़ा और बीटा लगाते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों, इसीलिए डिफिनीशन में भी लिखा है कि विच मे और मे नॉट बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना होगा कि रेट जो है वो कैसा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थ्योरेटिकली ये और एक्सपेरिमेंटली दोनों सेम हो, ठीक है। कभी कभी हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ केसेस में होती हैं, लेकिन जो रेट होता है वो किस पर होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम हमेशा किसको कंसीडर करेंगे यहाँ पर, रेट को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो रेट लॉ हमारा यही होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2A है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा के A की पावर 2, ठीक है। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमको रेट क्या मिला, के A की पावर 3 मिल रहा है, ठीक। तो किस पर हमको रिलायबल होना पड़ेगा, हमको रिलाई करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि जो रेट लॉ कैलकुलेट होता है वो हमेशा किससे कैलकुलेट होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा रेट लॉ। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमको समझनी है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि A प्लस B मिलके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। A प्लस B मिलके प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अब हम इस पर रेट लॉ अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो हमको क्या मिल जाएगा, रेट मिलेगा कि ये कांस्टेंट होता है A की पावर अल्फ़ा और B की पावर बीटा। ये हमारा इस इक्वेशन के लिए रेट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास K क्या चीज़ है, हमारे पास K जो है, इस K को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और A जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, और B जो है हमारा यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B है, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा को हम लोग जान ही रहे हैं, ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B, ठीक। आगे चल के ये कुछ एक नई चीज़ में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं फ़िलहाल। तो रेट कांस्टेंट को भी हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेट कांस्टेंट है, ये सारी बातें तो आप जानते हैं, मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में 11th में भी पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, अच्छा, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब मोलर कंसंट्रेशन सबकी क्या हो, यूनिटी हो, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, rate constant may be defined as rate of reaction when molar concentration of each reactant is unity, दैट मीन्स कि जो हमारे पास A है उसकी भी कंसंट्रेशन, B की भी कंसंट्रेशन किसके बराबर हो, 1 हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा रेट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो जब कोई भी दोनों रिएक्टेंट्स या जितने भी रिएक्टेंट्स लिए हैं, अगर सबकी कंसंट्रेशन यूनिटी है यानी 1 है, तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो ये था हमारा रेट कांस्टेंट। इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, उसकी वजह यह है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब कंसंट्रेशन 1 हो तो यही रेट हो जाता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसकी यूनिट की।
तो यूनिट और साथ ही साथ एक और उसके टॉपिक लिंक्ड है जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट से शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।